नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छी प्रकार से होंगे। तो शुरू करें आज की कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी में जाने से पहले मैं थोड़ा आपसे बात कर लूँ। ये मैडम जी की कहानी है ना, और आशीष वाली हर रोज़ तो आया नहीं करेगी। लंबी कहानी है, बनाने में भी टाइम तो लगता है, तो 1 या 2 दिन का उसमें गैप ज़रूर लगेगा। लेकिन कहानी मैं बंद नहीं करूँगा, वो कहानी चलती रहेगी। और आज की कहानी एक बस ड्राइवर की है, जिनका नाम है संदीप, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले। आइए, जो उनके साथ में वाकया हुई थी, साल था 2009। तो क्या हुआ था संदीप जी के साथ में, आइए चलते हैं इन्हीं की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मैं बस ड्राइवर हूँ, बस चलाने का काम करता हूँ। और मेरे घर भरा पूरा परिवार है। मेरे जो फादर हैं, 2 भाई हैं, और जो घर है एक तरह से खुशियों से भरा हुआ था। सबका अपना अपना काम था, कोई कुछ और कर रहा था, कोई कुछ और मैं बस ड्राइव थी। मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। मेरी शादी भी हुई थी लगभग 2 साल पहले। पत्नी बहुत सुंदर थी, स्मार्ट सी लग रही थी। मैं तो अपने आप को बड़ा धन्य समझता था कि चलो, मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर सलीके वाली है। और घर के सारे लोग मेरी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, और वो भी सबसे मिलजुल कर रहती थी। लेकिन ना जाने उसके मन में क्या चल रहा था। वो 3 महीने के बाद जो अपने मायके गई, इसके बाद वो लौटी ही नहीं। सारा परिवार हम जा जा करके, पूरे घर के लोग कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं लेती थी। मैं तो बहुत बार जा चुका था, वो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करती थी। मैं पूछता था उससे कि बताओ, मेरे में कोई कमी है तो वो भी बताओ, मेरे परिवार के लोगों में कोई कमी है तो वो भी बताओ। मैं तुम्हें अलग घर में रखूँगा, किराए का घर ले लूँगा, लेकिन रहो तो हमारे साथ में। लेकिन वो किसी चीज़ पर राजी नहीं होती थी। सीधी एक लफ्ज़ कहती थी कि हम आपके साथ जाएंगे नहीं। बात खत्म। अब हमने जो भी कोशिश थी पूरी कर ली, लेकिन बात बनी नहीं। आखिरकार वो हमारे घर आज तक नहीं लौटी, ना लौटने वाली। चक्कर क्या था उसका, वो तो बाद में पता चला कि उसकी एक लड़के के साथ में बहुत पहले से अफेयर चल रहा था। अरे तो शादी क्यों की भाई, अपने माँ बाप को बता देती, उसी लड़के से तेरी शादी करवा देती। हमारी जगहसाई तो नहीं होती, हमारी बदनामी तो नहीं होती, तेरे बाप की बदनामी तो नहीं होती। उस सब चीज़ से हम दोनों परिवार तो बच जाते। लेकिन उस लड़की ने एक तरह से मेरा दिल ही तोड़ कर रख दिया था। और मुझे लगने लगा था कि ये लड़की ऐसी थी ही, देखने में गजब का सुंदर स्मार्ट लड़की, पढ़ी लिखी थी, अकल था। लेकिन क्या हुआ, क्या चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। खैर, ये तो मेरी पुरानी बात हो चुकी है। मैं अब, जब लड़की हाथ से निकल गई, मेरी पत्नी हाथ से निकल गई, तो मेरा तो दिल टूट टूट चुका था। और मेरा वो घर जब मैं जाता था ना, वैसे हमारा काम तो बाहर ही बाहर चलता था, लेकिन जब मैं शहर में अपना लौटता तो अपने घर जरूर जाता था रात बिताने के लिए। लेकिन पत्नी के बिना वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मेरा दिल एकदम टूट चुका था। उस घर में मेरे जाने को मन ही नहीं करता था। अब अधिकांश मेरा जो बस ही था ना, एक तरह से मेरा रिहाइश बन चुकी थी।
होटल में, ढाबा पर खाना खाता और रात के टाइम जहाँ भी मेरी बस खड़ी होती मैं वहीं सो जाता। यही मेरी रोज की दिनचर्या हो गई थी। और जहाँ हमारा बस का ऑफिस था, ट्रांसपोर्ट का ऑफिस था हमारा, और थोड़ी ही दूरी पर एक खुला सा मैदान था जहाँ पर हम बस अधिकतर जब इस शहर में होते तो हम वहीं पर अपना बस लगाया करते थे, वो खाली जगह पर। और वहाँ पर कुछ दिनों में एक टेम्पोररी सा ढाबा एक औरत ने खोल दिया था। लोग बाग उसको भाभी भाभी के नाम से पुकारते थे। हाँ, खाना मैं भी उसके पास खाया क्योंकि सस्ता खाना था और खाना बिल्कुल घर जैसा था। दाल रोटी सब्जी गजब की स्वाद था उसमें बनाती थी। लेकिन लोग बाग उससे फरमाइश करने लगे कि भाभी जी नॉन वेज भी बनाया करो ना कभी कभी। अब भाभी जी जब इतने फरमाइश आ रहे थे तो नॉन वेज भी वो बनाना शुरू कर दिया। मैं भी खाया नॉन वेज, गजब का स्वाद था उनके खाने में। मैं तो तारीफ करता ही रह गया। अब भाभी मुझ पर तो ज़्यादा ही फिदा रहती थी, मेरी तरफ देख करके और कहती थी कि और खाओ ना, और ले लो ना, तरी कम है तो और ले लो। बड़ा प्यार से मुझे खाना खिलाया करती थी। उनका देखने का नज़रिया मुझे थोड़ा अटपटा लगता था, जैसे कोई अपनी सगी पत्नी, मतलब पत्नी तो सगी ही होती है, अपनी पत्नी जैसे किसी को अपने पति को खाना खिलाए वैसा मेरे साथ में व्यवहार करती थी। मैं थोड़ा अब उनसे दूर दूर रहने लगा था। खाना खाता और अपने बस में आकर के आराम करने लगता। और उनका जो ढाबा था रात का 11 बजे तक खुला रहता था, क्योंकि वो जगह जो थी ट्रांसपोर्ट वालों के ऑफिस के पास में थी। और वहाँ बस ट्रक कई तरह की गाड़ियाँ रात में आके खड़ी हो जाती थी। इसलिए उनका भाभी जी का ढाबा अब चलने लगा था। एक तरह से वो पहले जो वेज बनाती थी अब उनका ढाबा नॉन वेज के नाम से फेमस हो गया था। अंडा करी तो गजब का बनाती थी और ऊपर से जब चिकन बनाती ना तो उसका स्वाद अलग ही होता था। हाँ, मैं नॉन वेज का शौकीन था। हमारे घर में भी नॉन वेज कभी कभी हफ्तों में बनाया करती थी मेरी माँ। और वो स्वाद अलग था, भाभी जी का स्वाद अलग था। मैं तो भाभी जी का हाथ का कायल हो गया था, खाने का कायल हो गया था। और मैं जब इस शहर में होता तो मैं तो खाना ज़रूर खाता, लेकिन भाभी जी से मैं थोड़ी दूरी बनाकर रहने लगा था, क्योंकि जिस नज़रिए से मुझे देखती थी ना तो मैं थोड़ा सहम जाता था। उनके दिल में क्या चल रहा था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप को उनसे थोड़ा अलग रखना चाहता था। वो रात जो थी मैं कभी भूल नहीं सकता था। मैं कहीं बाहर से आया था, मैं अपने ऑफिस, और ऑफिस में जब गया ना तो ताला बंद हो चुका था। रात के करीब 11 बज रहे थे। अब बाहर में मौसम खराब हुआ पड़ा था, आंधी तूफान जैसा हुआ पड़ा था। आंधी तो आके गुजर चुकी थी, अब बारिश का संभावना बढ़ा हुआ था। बादल आसमान में घिरे हुए थे, कभी भी बरसात हो सकती थी। अब मैं उसी जगह पर जहाँ अपना बस को पार्क किया करता था और उसी जगह पर मैंने अपना बस लगा दिया। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि भाभी की ढाबा अभी भी खुला हुआ है। मुझे भूख का थोड़ा एहसास ज़रूर था और मैं नाश्ता पानी तो रास्ते में किया था, लेकिन फिर भी भूख लग रही थी। अब मुझे लगा कि सोने से पहले कुछ ज़रूर खा लेना चाहिए और तब नींद अच्छी आती है। मैं बस में बैठा हुआ अभी सोच विचार कर रहा था कि भाभी के पास चलूं या ना चलूं। अब रात का 11 बज गया, लेकिन दूरी कोई खास नहीं थी। वहाँ से मेरे भाभी का जो ढाबा था वो कुछ दूरी ही पर ही था, कुछ मिनट की दूरी जरूर थी। और मैं यही सोच विचार करते हुए
कहने लगा कि चलो देखी जाएगी, बारिश ना जाने कब आ जाए, ऐसे बढ़िया है कि बारिश आने से पहले मैं 2 रोटी खा लूँ ताकि पेट भर जाए और फिर मैं अपना बस में आकर के आराम से सो जाऊँगा। और मैं जल्दी से अब भाभी के ढाबे पर पहुँचा। जब देखा ना तो वहाँ पर तो कोई भी अब ग्राहक नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। नहीं तो ड्राइवरों की भरमार हुआ करती थी, वो भी भाभी का हुस्न के दीवाने थे और खाना कम बातें ज़्यादा वहाँ पर चलती थी। और मैं इन चीज़ों से बहुत दूर था। लेकिन जब वहाँ पहुँचा ना तो मैं देखा भाभी कुछ कर रही थी, कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी और मुझे देख करके मुस्कुराई और कहने लगी कि ड्राइवर साहब आज बड़ा लेट आ रहे हो, कहीं लंबी दूरी गए थे क्या? मैंने बोला हाँ भाभी जी, मैं लंबी दूरी तय करके आ रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ खाना रेडी हो तो मुझे दे दीजिए, मुझे कुछ खा करके सोना भी है, नींद भी आ रही है। और तब भाभी जी कहने लगी कि हाँ ड्राइवर साहब, आप बैठ जाइए चारपाई पर, अभी मैं खाना लगा रही हूँ। मैं ना जाने किस ख्यालों में गुम था। मैं बाहर की तरफ देख रहा था, मौसम बिगड़ता हुआ जा रहा था और कभी भी बारिश आ सकती थी। और मैं भाभी जी को कहने लगा, भाभी जी देखिए बरसात आने वाली है, थोड़ा आप जल्दी कर दीजिए। तब भाभी कहने लगी हाँ हाँ मैं जल्दी कर रही हूँ। और इसके बाद वो खाना वाना लगाने लगी थी और मैं जब देखा उधर जहाँ भाभी जी चूल्हे पर खाना बनाया करती थी तो थोड़ी दूरी पर एक खूबसूरत लड़की मुझे बैठी हुई उकड़ू ज़मीन पर दिखाई दी। मैं उस लड़की को पहली बार देखा था उस जगह पर और उसका शकल मेरी जो पत्नी थी उससे ज़्यादा मिलता जुलता था। तो मैं उसको देख करके एक पल के लिए अपनी पत्नी ही मान लिया था कि अरे इस जगह पर ये क्या कर रही है, ये कैसे आ गई। लेकिन मैं जब ध्यान से देखा ना तब मुझे समझ में आया कि वो मेरी पत्नी नहीं थी शकल मिलती जुलती, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर फर्क था। और वो मुझे भी घूर रही थी, ताक रही थी, एक नज़र से देख रही थी। अब भाभी तब तक मुझे आवाज़ देती, ड्राइवर साहब आपकी थाली रेडी हो गई है, आके ले जाओ। मैं फटाफट उठा चारपाई से और भाभी जी के चूल्हे के पास पहुंच गया था और मैं एक हाथ से थाली उठा लिया, लेकिन मेरी नज़रें उसी लड़की के ऊपर टिकी हुई थी। ना जाने भाभी जी की कोई रिश्तेदार थी या फिर कोई जानने वाली, क्योंकि मैं पहली बार इस लड़की को इस ढाबे पर देखा था। मैं भाभी जी से पूछा नहीं, भूख लगी हुई थी, मैं थाली लेकर के चारपाई पर आ चुका था। और तब तक वो लड़की उसी जगह पर उकड़ू जमीन पर बैठी हुई थी, दीवार में टेक लगा करके मेरी तरफ देख रही थी। मैं थोड़ा खाना खाने में असहज महसूस कर रहा था क्योंकि वो लगातार मुझे घूर रही थी। मुझे ऐसे खाना खाना पसंद नहीं था कि लोग मुझे घूरे, वो मुझे हजम नहीं होता है, बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने अपना चेहरा थोड़ा उसकी तरफ से हटा लिया। फिर मैं जल्दी जल्दी खाना खाया, लेकिन मुड़ मुड़ करके देख लेता था। वो लड़की अभी भी मेरी तरफ देख रही थी। तो ये लग रहा था कि मुझे भाभी जी की रिश्तेदार होगी, और कौन लड़की रात को 11 बजे इनके ढाबे में मौजूद रहेगी, और वो भी जवान खूबसूरत लड़की। और मैं खाना खा चुका था। अब थाली में उठा करके मैं उसको जगह पर रख दिया और भाभी जी को पैसे देने लगा। मेरे पास खुले नोट नहीं थे और मैं जानता था कि अगर मैं बंधे हुए नोट दे दिया ना तो भाभी जी आनाकानी करती हैं कि नहीं मेरे पास में खुले नहीं ड्राइवर साहब, आप खुला दिया करो। फिर मुझे अब लगने लगा कि बस में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं थैले में कुछ खुला रखता था। लेकिन मैं सोचा कि अब बस में कौन जाएगा, और मैं एक बंधा हुआ नोट दे दिया। फिर भाभी जी का वही रवैया, अरे ड्राइवर साहब
खुले पैसे दे दिया करो ना। आप इतने बड़े बड़े नोट क्यों लाते हो मेरे पास में? आप जानते हो ना कि मेरे पास इतना पैसा होता नहीं है। मैं कहने लगा भाभी जी कोई बात नहीं, मैं आपको सुबह में दे दूंगा। आज रात तो मैं अपने बस में ही रुक रहा हूँ, मुझे तो कहीं जाना ही नहीं। अब सुबह चाय नाश्ता भी करूँगा और उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूँगा, इतना तो चलेगा ना? भाभी मुस्कुराती हुई कहने लगी, हाँ ड्राइवर साहब चलेगा, जाइए आप। और फिर वो पैसा मुझे लौटा दिया था। अब मेरी निगाह अभी भी वो जवान लड़की की तरफ देख रही थी। और तब मैं मुड़ तो गया था, लेकिन मैं फिर वापसी भाभी जी की तरफ हुआ और भाभी जी से पूछने लगा कि भाभी जी आपका कोई रिश्तेदार लगती हैं क्या? तब भाभी जी पूछने लगी कौन? मैंने बोला ये सामने में बैठी हुई लड़की, जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, आपकी कोई बहन वगैरह है क्या? तब वो चौंक करके देखने लगी जहाँ पर मैं इशारा कर रहा था। लेकिन कमाल की बात ही, थोड़ी ही टाइम में वो लड़की अपनी जगह पर थी ही नहीं, वो तो ना जाने कहाँ निकल गई थी। और फिर भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि ड्राइवर साहब क्यों मजाक करते हो, मैं किसी खूबसूरत लड़की से कम हूँ क्या? मुस्कुराते हुए कहने लगी। हाँ, मैं उनका मतलब अच्छी तरह से समझता था, लेकिन मैं इन लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता था। और मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा कि नहीं भाभी जी, आप तो जवान लड़की को भी मात दे रही हो, दिन पर दिन आप और जवान बनती जा रही हो। और भाभी जी तो चेहरा लाल हो चुका था और मुस्कुरा रही थी। अब फिर मैंने एक नज़र पूरा ढाबे में देखा, लेकिन वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई। मैं सोचा कि भाभी जी के रिश्तेदार होंगी और वो छिपाना चाहती हैं, मजाक करना चाहती हैं। और इसके बाद मैं अपने बस में लौट गया था और पेट तो भर चुका था। मैं अपना बिस्तर बस में रखा करता था। अब बिस्तर मैं बिछा दिया था फर्श पर और मैं अब आराम करने का सोच रहा था। और तब तक बरसात जोरों की पड़ने लगी। जिसका मुझे डर था अब वही शुरू हो चुका था। अब भाभी जी का जो अगला हिस्सा था ना, टेम्प्रोरी प्लास्टिक का बना हुआ था। अंदर पिछला हिस्सा उन्होंने तो सही बना दिया था, लेकिन आगे वाला हिस्सा जहाँ पर उनका चूल्हा जलता था वो थोड़ा ठीक नहीं था। अब इतनी तगड़ी बरसात में उनका चूल्हा तो ज़रूर बुझ गया होगा बारिश की वजह से। और मैं यही सोच रहा था और तभी मैं सोचने लगा कि चलो अब उनका चूल्हे से हमें क्या लेना देना, अपना इंतज़ाम खुद करेंगे और हमें सो जाना चाहिए। और इसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया था और झपकी भी आ गई, नींद भी आ चुकी थी। और मैं कुछ देर के बाद में, जो कहा जाता है ना कि सबसे गहरी नींद, उस नींद के आगोश में आ चुका था। और फिर मैंने एक हसीन ख्वाब देखना शुरू कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि भाभी जी बरसात में भीगती हुई मेरे बस के अंदर आ रही हैं और वो एक खूबसूरत ज्योति की तरह दिखाई दे रही है। और जब भीगी हुई है ना तो उनका सौंदर्य और निखर गया है। बड़े बड़े लंबे बाल जिसमें पानी की बूंदें ओस की माफिक चमक रहा था। और भाभी जी हमारे बस का दरवाज़ा खटखटा रही है, ड्राइवर साहब दरवाज़ा खोल दो, देखो मैं भीग रही हूँ। और मैं सपने में था, सपने में जाकर के बस का दरवाज़ा खोल देता हूँ और कहता हूँ भाभी जी आ जाइए, आराम कीजिए पिछला सीट पर, जब तक बारिश बंद ना हो जाए। और फिर भाभी जी अपने कपड़े को झाड़ने लगती हैं और बाल को सुखाने लगती है। और फिर मैं कहता हूँ भाभी जी मैं तो सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, ये सब सपने की बात है। और फिर मैं अपने बिस्तर पर जा गिरता हूँ। लेकिन कुछ ही देर के बाद में भाभी जी मेरे पास पहुँच जाती हैं और उसी कम बिस्तर में मेरे साथ लेट जाती हैं। और तब मैं भाभी जी को समझाता हूँ कि देखिए भाभी जी, आप शादीशुदा हैं, आपको ये सब करना नहीं चाहिए, आप मेरे से दूर हो जाइए। लेकिन मेरे गाल पर थपकी देते हुए कहने लगे ड्राइवर साहब
तुम बहुत भोले हो। मेरे प्यार के लोग तरसते हैं। हाँ, मैं तो तुम्हारे पास चल कर के आई हूँ, तो इस मौके का फ़ायदा तो उठाओ ना। वो मेरे गाल पर थपकी देती जा रही थी और वो थपकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब फिर हम आगोश में भाभी जी के सिमट गए थे। लेकिन कमाल की बात थी, वो बिल्कुल जवान यंग लग रही थी, बिल्कुल उस लड़की के माफिक जो मैंने वहाँ पर देखा था, जो मेरी पत्नी से चेहरा उसका मिलता जुलता था, वैसे ही दिख रही थी। मैं अब भाभी जी के साथ रात बिता रहा था, सपने के अंदर में। भाभी जी भी खुश और मैं भी खुश। आप फिर मेरे से बात करने लगे, आपको नॉनवेज ज़्यादा पसंद आता है? मैंने बोला हाँ भाभी जी, मुझे नॉनवेज खाना बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी माँ बनाया करती है। लेकिन अब इतने परिवार है, हफ्ते में कभी 10 दिन में बन जाता है, महंगाई के ज़माना है जो। तब भाभी जी कहने लगी कि आप हमारे पास रोज़ आके खाना खाइए, मैं आपके लिए अलग से स्पेशल नॉनवेज बना के रखूँगी। आप मुझे प्यार करने लगी थी। इसके बाद सुबह में ही मेरी आँख खुली थी। जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं सपने से उठा था। सुबह तक वही सपना मेरे साथ चल रहा था और वास्तव में उस जगह पर एक भीनी भीनी खुशबू मुझे महसूस हो रही थी, जैसे लड़कियां, लेडीज कोई खुशबू लगाया करती हैं। वैसे ही खुशबू मेरे बिस्तर के आसपास महक रहा था, खुशबू दे रहा था। हाँ, मैं नींद से जागा। सपने की बात मुझे अच्छी तरह से याद था। मैं हैरान था कि ये कैसा मैंने विचित्र सपना देखा। ऐसा सपना मैंने जीवन में पहली बार देखा, जो मैं किसी लड़की के साथ अब सोया हुआ हूँ, वो भी बस के अंदर में। चलो, ये तो सपना है, भूल जाते हैं। अब बारिश का जो मौसम था वो तो था ही, लेकिन बारिश अब बंद हो चुका था सुबह में। और मैं अब सोच रहा था कि अब चलो भाभी जी के पैसा भी वापस कर दूंगा और चाय नाश्ता भी कर लूँ। इसके बाद हमारा ऑफिस खुल जाएगा, अब जहाँ जाना होगा हम पता कर लेंगे, अब फिर निकल जाएंगे। यही सोच करके मैं भाभी जी के पास गया। भाभी जी सुबह सुबह दुकान खोल दिया करती थी, लेकिन जब मैं गया ना ढाबे में, तो वाकई में मुझे जो अंदाज़ा लग रहा था कि रात में जो बारिश हुई है, पूरा उनका चूल्हा चौकी बर्बाद हो चुका है, पूरा हर चीज़ तहस नहस सा हो गया है। और भाभी जी तो तख्त पर बैठी हुई थी, मुझे देख कर के कहने लगी, अरे ड्राइवर साहब आइए, रात तगड़ी बरसात हो गई, ये देखिए ना, सब खाना बनाने की जगह तहस नहस हो गई है। तब मैंने भाभी से कहने लगा कि भाभी जी, कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए ना कि बारिश से गुजारा हो सके। तब भाभी जी कहने लगी, हाँ अब मैं करूँगी, एक मोटा तिरपाल लेके आऊँगी, उससे मेरी बात बन जाएगी। लेकिन ड्राइवर साहब, आज आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैंने बोला, भाभी जी कोई बात नहीं, आप अपना सामान को सही कीजिए और मेरा क्या है, मैं चाय नाश्ता कहीं और कर लूँगा। लेकिन जाते जाते मैं रात का बकाया पैसा उनको दे गया। और भाभी जी मुस्कुरा करके कहने लगी, आप भूलते नहीं हो। यानी कि भाभी जी, भूलने की बात नहीं है, खाना खाया है ना, इसका पैसा तो देना ज़रूरी है। और मैं फिर मुड़ा, यानी कि भाभी जी, वो जो रात में आपके पास जवान लड़की बैठी थी, वो आपकी बहन है या रिश्तेदार में है? तब भाभी जी के माथे पर बल पड़ गया और कहने लगे कि ड्राइवर साहब, ज़रा नज़दीक आओ। मैं नज़दीक पहुंच गया। किसकी बात कर रहे हो? मैंने भाभी जी, जब मैं खाना खाने आया था ना, तब मैंने आपके जस्ट पीछे दीवार पर एक लड़की को ज़मीन पर बैठे हुए देखा था, टेक लगा कर दीवार को। और वो खूबसूरत लड़की बहुत ही सुंदर लग रही थी, जवान थी। वो कौन थी आपकी? भाभी जी का चेहरे पर चिंता की लकीर दिखाई देने लगी थी और कहने लगी, ड्राइवर साहब, अब इस ढाबा में मेरे अलावा कोई लड़की नहीं है,
तुम्हारे भैया हैं और उनके एक दोस्त का बेटा है। यही लोग हैं हम, इसी में अपना काम धाम करते हैं। हमारे पास में कोई जवान लड़की आई नहीं। ज़रूर आपको धोखा हुआ होगा। लेकिन मैं कहने लगा भाभी जी, मेरी नज़रें धोखा नहीं खाती, मैं ड्राइवर हूँ। एक बार जो रास्ता देख लेता हूँ ना, तो मैं भटकता नहीं। अब मैं उस लड़की को तो ना जाने कितना देर तक देखा हूँ, जब मैं खाना खा रहा था। मैं आपसे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन भाभी भी कह रही थी कि ड्राइवर साहब, वो लड़की कौन है मैं क्या जानूँ, मैंने तो नहीं देखा अपने ढाबे में। आपको ज़रूर आप अपने साथ में मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं भाभी जी को बोलता रहा कि भाभी जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सीरियस पूछ रहा हूँ। अरे छुपाने वाली कौन सी बात है, आपकी बहन होगी या कोई रिश्तेदार होगी, तो मैं कौन उस लड़की को भगा के ले जाऊँगा। तब भाभी जी कहने लगी, ड्राइवर साहब वो बात नहीं है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं ना, वाकई में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है और ना मैं किसी लड़की को ढाबे में बुलाई थी। ज़रूर आपका दिमाग का वहम होगा। मैं सोचा भाभी बताने के मूड में नहीं है कि कौन बहस करने जाए। इसके बाद मैं अपने दूसरी जगह पर, थोड़ा लंबा दूरी था, और वहाँ पर चला गया चाय नाश्ता करने के लिए, क्योंकि भाभी जी का तो सारा काम बंद था। जब वहाँ गया तो वहाँ पर भी कुछ ड्राइवर हमें मिले, चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए, और उनके साथ मैंने चाय नाश्ता कर लिया। अब फिर मैं इंतज़ार करने लगा ऑफिस खुलने का, और वही ऑफिस खुला 10 बजे। अब फिर मुझे अपना जो रूट लेना था, काम लेना था, और वो काम लेकर के मैं अपने काम पर रोज़ की तरह निकल गया था। रात को जब मैं लौटा ना, तो 12 बज रहा था। मैं लंबी दूरी पर गया था और सवारी को छोड़ते छोड़ते अब इतना टाइम तो बीत ही चुका था, और मैं भूखा भी था, क्योंकि मुझे खाने का मौका तक नहीं मिला था। और इसके बाद मैं सोचा कि अब तो भाभी का ढाबा खुल गया होगा। अब देखते हैं कि ढाबा अभी तक चल रहा है या फिर बंद है, क्योंकि आसपास के जो हमारे ट्रांसपोर्ट का ऑफिस था, वहाँ पर अब 10 बजे के बाद में सब लोग अपनी अपनी दुकान बंद कर लिया करते थे। एक भाभी जी का इकलौता ढाबा था जो देर रात तक खुला रहता था। लेकिन मुझे उसमें शंका था, क्योंकि सुबह में उनका दुकान तहस नहस हो गई थी बारिश से, और अभी भी बारिश का मौसम था। ना जाने कब बरसात हो जाए, क्या पता उनकी दुकान खुला है कि नहीं खुला है। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया ना, तो देखा कि दुकान वैसे की वैसे ही बंद पड़ी थी। मतलब उसमें कोई भी काम अभी हुआ नहीं था, और मैं भाभी भाभी आवाज़ देते हुए अंदर आ गया था। लेकिन वहाँ पर भाभी थी ही नहीं, उनका पति थे, और कहने लगे कि ड्राइवर साहब, आज माफ़ हमें कीजिएगा, खाना नहीं बना है। आप तो सुबह देखे थे ना, वैसे ही हालात है। अभी हम इसको ठीक करेंगे, एक आध दिन और लगेगा, और तब हम आपको सेवा कर पाएंगे। तो आपकी भाभी तो अब घर पर है, जब तक मैं इसको सही नहीं कर लूँ, भाभी कैसे आ सकती है, कोई काम ही नहीं है। मुझे भूख लग रही थी, और मैं सोचा कि अब तो कुछ मिलने से रहा, चलो कोई बात नहीं, अब चल के आराम कर लेते हैं। अब बस में आ चुका था। बस में अपना बिस्तर वगैरह बिछा करके मैं लेट गया। लेकिन खाली पेट नींद नहीं आती थी मुझे, और मैं नींद लाने की कोशिश कर रहा था। और कब मुझे नींद आ गई, मुझे खुद का पता नहीं था। जब दरवाजे पर दस्तक हुआ ना, तो मुझे लगा कि मैं सपने में हूँ, सपना देख रहा हूँ। लेकिन 2-3 बार दरवाजे पर दस्तक हुआ ना, जैसे बस का कोई सवारी हो, दरवाज़ा पीट रहा हो, और मैं उठ गया था। उठ करके देखा ना, तो बाहर में हल्की फुल्की बरसात जारी थी। वो जो भी था, दरवाज़ा पीटे जा रहा था। मैं जा करके और जल्दी से दरवाज़ा खोला, और जैसे ही देखना चाहा कि कौन है, और तभी एक लड़की अंदर आ चुकी थी। पूरा शरीर गीला हुआ पड़ा था,
और मैं देख करके हैरान था कि जिस लड़की को मैं भाभी की दुकान पर देखा था, ढाबा पर देखा था, जो मैं भाभी से आज भी पूछा था सुबह में भी कि आपके कोई रिश्तेदार है, तब भाभी ने मना कर दिया था, वही लड़की थी। और मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब वो बस के अंदर आई ना, तो एक भीनी भीनी खुशबू जो उसके कपड़ों से आ रही थी। कपड़ा गीला हुआ पड़ा था, अब बाल भी गीले हुए पड़े थे उसके। देखने में मेरी पत्नी की तरह लगती थी। अगर वो पीछे घूम जाती तो मैं तो धोखा ही खा जाता कि डिट्टो मेरी वो पत्नी ही है जो मुझे छोड़ करके किसी अन्य लड़के के साथ अब अपना रिश्ता बना लिया है। लेकिन उस लड़की को मैं जब अपने बस में देखा ना, तो मैं थोड़ा हैरान था और मैं कहने लगा कि आप इस वक्त में यहाँ पर, बताइए। तब वो कहने लगी कि देखिए, हमें रात का शरण लेना है, आपको तो पता ही ना बरसात चल रही है, और मेरा वो दुकान एक तरह से भाभी को दुकान जो है अब टपक रहा है। मैंने बोला भाभी तो आज थी नहीं, मैं तो भूखे पेट आ चुका हूँ। तब वो कहने लगी हाँ, भाभी घर पर है। मैं पूछा कि आप कौन हैं भाभी का? तब वो कहने लगी कि मैं उनकी सगी बहन हूँ। मुझे ज़रा बड़ा अजीब सा लगा था कि भाभी ने, मैं पूछता ही रह गया, लेकिन उन्होंने बताया तक नहीं कि उनकी कोई सगी बहन भी है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत थी। मैं कहने लगा कि आप रात में इस ढाबे पर आई क्यों, और भाई साहब तो दुकान के अंदर बैठे थे। तब वो कहने लगी कि हाँ, लेकिन मैं उनके साथ उस जगह पर रहना नहीं चाहती। मैंने बोला फिर आई क्यों, आपको तो अपने बहन के साथ अपने घर में रहना चाहिए। तब वो कहने लगी मेरी दीदी ने बोला था कि जाके एक बार चक्कर लगाई आओ, देख आओ कि सब कुछ सही है ना। अब मैं जब निकली तो बरसात शुरू हो गया था और मैं भीग गई हूँ। अगर मैं दुकान में जाऊंगी तो और भीग जाऊंगी, वहाँ तो हर चीज़ टपक रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, आप बरसात जब तक ना रुक जाए आप इसी बस में रहो, मुझे क्या एतराज़ हो सकती है। मैं अपना गमछा जरूर दे दिया कि लीजिए, अपने बाल बाल सुखा लीजिए और ठंड ना लग जाए, तबीयत खराब ना हो, और मेरे पास में अगर ठंड लगे तो कंबल भी है। वो लड़की कहने लगी हाँ, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे ठंड लग रहा है, बारिश में भीग चुकी हूँ ना, तो ड्राइवर साहब आप मुझे कंबल दे देंगे? मैंने बोला हाँ, अभी मैं ला के देता हूँ, और मैं अपने बिस्तर के पास चला गया। आप पीछे पीछे कब लड़की मेरे बिस्तर तक आ गई मुझे पता ही नहीं चला। आज जैसे ही कंबल उठा करके मैं मुड़ा तो मेरे सामने ही खड़ी थी, मेरी आंखों में झांक रही थी, जैसे उस रात को जब मैं खाना खा रहा था तब वो मेरी तरफ देख रही थी बिना पलक झपकाए हुए, और आज भी ऐसे ही कर रही थी, बिना पलक झपकाए मेरे आंखों में देख रही थी। आज जैसे जैसे देख रही थी ना, मेरे शरीर को ना जाने क्या होता जा रहा था, जैसे लग रहा था कि मेरे में बहुत शक्ति आ गई है, और मैं एक तरह से मैं हवा में अब उड़ रहा हूँ। मुझे उसको देखना बहुत अच्छा लग रहा था, और तभी वो मुस्कुराई और अपने हाथ, दोनों हाथ मेरे आगे कर दिए, जैसे वो मुझे अपने हाथों में दबा लेना चाहती है। मुझे कोई एतराज़ नहीं हुआ। हाँ, मैं उसकी आंखों में देखता रहा। हाँ, वो अब और हम कब बिस्तर पर नीचे गिर गए थे पता ही नहीं चला। जब सुबह बिजली जोर से कड़की ना, बादल गरजने लगे, तब मेरी आंख खुली। जैसे ही आंख खुली मुझे अच्छी तरह से याद था कि भाभी का बहन मेरे पास में रात भर रुकी थी और हम दोनों ने जी भर के प्यार किया था। तो जैसे ही देख रहा हूँ बिस्तर पर तो कोई है नहीं। हाँ, वो सेंट की भीनी खुशबू मेरे बिस्तर में जरूर आ रही थी, और बस का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। तो गई तो कहाँ गई? हाँ, एक खिड़की थोड़ी खुली रह गई थी, और खुली इसलिए रहती थी कि वो बंद नहीं हो पाती थी। मुझे लगा कि वो खिड़की से कूद के चली गई होगी। चलो, चली गई ना। अब मैं बहुत खुश था।
मैं उस लड़की को पा करके मन ही मन अब उछल रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे जीवन में आ चुकी है और मैं जल्दी से भाभी की दुकान पर जाना चाहता था। आज जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो भाभी जी अपना रिपेयरिंग का काम करा रही थी। ऊपर उनके जो हस्बैंड थे वो त्रिपाल भी लगा रहे थे। हाँ, मुझे देख कर के भाभी जी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि ड्राइवर साहब, आज भर आपको कुछ नहीं मिलेगा, कल से आइएगा तो हमारा ढाबा आपका स्वागत करेगा, लेकिन आज नहीं। मैं कहने लगा भाभी जी कोई बात नहीं, जब से आपका ढाबा तैयार होगा मैं ज़रूर आ जाऊंगा। और फिर मैं भाभी जी से वो सवाल पूछ ही दिया, बिल्कुल करीब जा कर के। मैं सीधा ही पूछा कि भाभी जी, आप तो कहती थी कि आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, वो तो लड़की आपकी सगी बहन है ना। अब भाभी मेरी तरफ मुड़ गई, जो काम कर रही थी वो छोड़ दिया। अब मेरी तरफ घूर के कहने लगी कि ड्राइवर साहब, क्या करना चाहते हो आप। मैंने बोला कि देखिए भाभी जी, जिस लड़की का मैं 2 बार आपसे जिक्र किया ना, वो लड़की रात में मेरे बस में आई थी, भीगी हुई थी, बरसात हो रही थी और लड़की मेरे साथ रात गुजारी थी। अब देखिए, मैं उस लड़की को पा करके बहुत खुश हूँ। अब मैं इसलिए आपके पास में आया हूँ कि हो सके तो हमारी और उस लड़की की शादी करा दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। भाभी की आंखों से आंसू टपकने लगा था, चेहरा एकदम लाल सा हो गया था। हाँ, मुझे ये सब देखकर बड़ा अजीब लगा कि मैं ऐसा कौन सा सवाल भाभी जी से नाजायज पूछ दिया हूँ। मैं तो अपने रिश्ते की बात करने गया था, उनकी सगी बहन से। हाँ, मैं कोई गलत तो किया नहीं था। मैं जब भाभी को रोते हुए देखा ना, तो मैं चुप कराने लगा कि भाभी जी, आप क्यों रो रही हैं, आप हमें तो बताइए, क्या मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ दिया। भाभी अब थोड़ा शांत हुई, अब मेरी तरफ देखे कहने लगी ड्राइवर साहब, आप कैसे जानते हैं कि वो मेरी सगी बहन है। मैंने बोला कि वो लड़की ने मुझे खुद बताया था, अपना नाम भी बताया था। मैंने वो नाम भी बताया कि बताइए, आपकी सगी बहन का ये नाम है ना। अब तो वो और चौंक गई थी और फिर आंखों से आंसू निकलने लगे। ये रोना धोना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये भाभी की आंखों में खुशी के आंसू है या फिर दुख के हैं या गुस्से के हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं बार बार भाभी से कह रहा था, भाभी जी आप रो क्यों रही है, अगर ये हमारा रिश्ता आपको अच्छा नहीं लगता है तो हम रिश्ता तोड़ देते, बात खत्म, लेकिन आप रोइए मत। अब मैं मुड़ करके जाने ही लगा। मुझे लगा कि भाभी को शांत हो जाना चाहिए और इसके बाद मैं दोबारा आऊँगा मनाने के लिए। शायद मेरी इज्जत करती हैं और मेरी बात को मान भी जाएंगे और हमारा उस लड़की से रिश्ता भी करा देगी। मैं यही सोच करके अपना कदम आगे बढ़ा लिया था और तभी मुझे भाभी ने पीछे से आवाज़ दिया, ड्राइवर साहब सुनिए ज़रा। मैं सोचा चलो भाभी मान गई है और इसके बाद मैं खुशी का इजहार करते हुए भाभी के पास पहुंच गया। भाभी कहने लगी कि बताइए शक्ल कैसी थी। मैं शक्ल आइडियन सब कुछ बताने लगा। मेरी पत्नी का शक्ल तो मेरे दिमाग में बसी हुई थी और वही मैं खाका खींचने लगा। मैं जैसे जैसे बता रहा था, भाभी जी की आंखें फैलती जा रही थी, जैसे कोई बड़ा अजूबा मैं दिखा रहा हूँ उनको। और फिर जब मेरी बात ख़त्म हुई तब भाभी जी कहने लगी कि ड्राइवर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने बोला हाँ बताइएगा, लेकिन अच्छी खबर बताइएगा। क्या आप नाराज़ तो नहीं है ना हमारा उस लड़की से प्यार के चक्कर में। तब वो कहने लगी नहीं, अगर वो जिंदा होती ना तो मैं खुशी खुशी से आपकी शादी करा देती, लेकिन उसको मरे हुए तो कई साल हो चुके हैं। मैं सोचा कि भाभी जी मजाक कर रही हैं। अब मैं भाभी जी को घुड़कते हुए कहना, भाभी जी देखिए, अपनी बहन के बारे में तो ऐसा मत कहिए, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। तब
वो सीरियस लगी। हाँ, कहने लगी, ड्राइवर साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मजाक नहीं कर रहा। है वो मेरी सगी बहन, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। और मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे आस पास ही रहती है। और इसके बाद तो मेरा दिमाग सन्न सा रह गया था। ऐसा लगा कि मैं अंधकार में खो गया हूँ। भाभी जी क्या बोल रही हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। जैसी आवाज़ उनकी बहुत दूर से आ रही है, जैसे गहरे कुएं के अंदर बैठी भाभी जी हम उससे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जिस लड़की से रात में मिला था और उस रात को अच्छी तरह से देखा था, वो कोई आत्मा कैसे हो सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो सत्य था वो तो सत्य रहेगा। भाभी जी अब मुझे हाथ पकड़ के हिला रही थी। ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। और तब जैसे मैं नींद से जागा और एकदम मैं डर गया था। मैं अब भाभी जी से कह रहा था कि भाभी जी आप सच कह रही हैं ना। तब वो कहने लगी, हाँ ड्राइवर साहब, मैं सच कह रही हूँ। वो मेरी सगी बहन है और आज भी मुझे कई बार लगता है कि जैसे मेरे आसपास घूम रही हो, लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन आपके साथ वो कैसे बस के अंदर चली गई मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं सब कुछ समझ गया था। मुझे लगने लगा कि अब हमें उस लड़की से दूर होना चाहिए, लेकिन कैसे। अब मुझे दिन भर मैं बस चलाता रहा और उस लड़की के बारे में सोचता रहा कि आखिर मैं एक भूतनी से प्यार कर रहा हूँ। वो रात भर वो भूतनी मेरे पास में थी, ये ठीक बात नहीं है। और मैं उस जगह पर जब रात को लौटा ना, तो मैं बस नहीं लगाया, बस सीधा अपने ऑफिस के पास। वहाँ पर इतनी रात में जगह ज़रूर होती थी कि एक बस लग भी जाए और ट्रक निकल भी जाए, तो मैं अपने ऑफिस के सटा करके बस लगाया था। मुझे डर लग रहा था उस जगह पर लगाने में, कहीं फिर वो भूतनी रात को आ जाए, तब मैं क्या करूँगा। और वही हुआ। रात को मैं बिस्तर पर सोया और इसके बाद में जब गहरी नींद में चल गया और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है। आज जैसे ही आँख खोल के देखता हूँ तो मेरी चीख निकल गई थी, लेकिन लड़की ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, इसमें चीखने वाली क्या बात है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, तुम मेरी आंखों में देखो। अब मैं तुमसे तो प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आसानी से, तुम मुझसे भाग करके कहीं नहीं जा सकती। जिसको मैं चाहती हूँ ना, तो उसको पा के रहती हूँ, और तुम मेरे दिल के भागे हो। आज इसके बाद वही हुआ जो मैं सोच नहीं सकता था। मुझे तो होश ही नहीं था कि मेरे साथ रात में क्या क्या हो रहा है। जैसे ही सुबह हुआ ना, मैं अब समझ गया था कि मुझे क्या करना है। अब मैं बस को फिर वापसी उसी जगह पर लगाया और चाबी जो बस का था मैं अपने ऑफिस का जो चौकीदार था और उसके हाथ में पकड़ाया। आप बोला कि मैं 2 दिन तक छुट्टी पर हूँ, मेरे घर में किसी की तबीयत बिगड़ चुकी है। और इसके बाद में मैं रुका नहीं, सीधा अपना घर आ चुका था और माँ को पूरी हालात बताया कि माँ, एक भूतनी मेरे साथ में ऐसा कर रही है। उसके मरे हुए ना जाने कितने साल हो गए। मेरी माँ जो थी वो थोड़ा अब वो पूजा पाठ करने वाली महिला थी। जब मेरी बात माँ से हुई ना, तो माँ को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सीरियस बताया तब वो मान गई थी और झाड़ फूक भी मेरे साथ किया था। कहने लगी कि अच्छा हुआ तू जल्दी आके बता दिया, हाँ नहीं तो लड़की आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और उसके बाद मुझे हनुमान मंदिर भी ले गई थी। वहाँ पंडित जी से झाड़ फूक भी करवाई और गले में एक यंत्र भी लगवा दिया था। और उसके बाद मैं 2 दिन तक अपने घर पर रहा था। और तीसरे दिन जब ड्यूटी गया फिर वही रात को दूर दूर तक जाना। अब 12-1 बजे तक मैं लौटता, कभी 11 बजे। लेकिन उस रात जो मैं अपना ऑफिस के बाहर ही बस लगाया था, मैं डरा हुआ था
कि कहीं फिर उस पार्किंग में लगाऊंगा और कहीं वो भूतनी आ गई तब क्या होगा। लेकिन रात मेरी सकुशल बीत गई थी। अब मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि भाभी के ढाबे पर मैं चाय नाश्ता करने जाऊं, नॉनवेज खाने जाऊं। उनको देखते ही ना जाने मेरे को क्या हो जाता था। मैं डर से कांप जाता था। और वो मुझे आवाज़ देती थी कि ड्राइवर साहब, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? आइए ना, हमारे होटल का खाना खाइए ना। लेकिन कहता था कि भाभी जी, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं दूर से खा के आया हूँ। और कोई ना कोई बहाना मैं कर देता था। और इसके बाद वो लड़की कभी भी मेरे बस के अंदर या कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं दी थी, वो झाड़ फूक होने के बाद में। माँ का कहना था कि वो लड़की अगर तेरे चक्कर में लगी रहती ना और तू मुझे नहीं बताता तो तेरे पीछा आसानी से नहीं छोड़ती। अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसीलिए तू उस भूतनी से बच गया था, नहीं तो वो भूतनी आसानी से तेरे पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। आज भी मैं सोच करके डर जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ये सब अपनी माँ को नहीं बताया होता, शर्माया होता, तो ना जाने मेरे साथ में क्या हुआ होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी बस ड्राइवर संदीप जी की, गाजियाबाद की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।